Good afternoon, students. Ready for the class? सारे रेडी हो जाओ, बुक्स रजिस्टर ओपन कर लो। रजिस्टर के साथ मेंटली भी प्रिपेयर हो जाओ, आज हमें सीक्वेंस सीरीज आगे करना है। गुड आफ्टरनून। चलिए हम सीक्वेंस सीरीज चैप्टर कर रहे थे। सीक्वेंस सीरीज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक चीज मुझे बतानी है। स्टूडेंट्स ने शायद नोटिस नहीं किया था जब मैंने आपको बोला था अगर आपको मुझे अपने डाउट्स भेजने हैं तो आप इस नंबर पे भेजेंगे। ठीक है, इस नंबर पे डाउट्स भेजोगे तो सॉल्व हो पाएंगे। अगर आप प्रीवियस नंबर जिस पे भेजते हो उस पे भेजोगे तो डाउट सॉल्व नहीं हो पाते हैं। इस नंबर पे डाउट्स भेजना तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये प्रीवियस क्लास में मुझे बताना था लेकिन मेरे माइंड से स्किप कर गया, इसलिए मैं आज स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ही बता रही हूँ। अब एक मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, वो मुझे याद है लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइम के बाद। तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी क्वेश्चन के आंसर का क्या हुआ। पहले हम अपना प्रीवियस एपी का जो हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर किए थे वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक कंफ्यूजन या एक डाउट मेरे पास आया वो ले लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अगर मुझे एपी सीरीज, सबसे पहले एपी सीरीज पता लगानी है मुझे कि एपी सीरीज कौन सी है। एपी सीरीज पता कैसे चलती है, अगर हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स के बीच में सेम हो जाता है, कितना डिफरेंस है 2, तो वो एपी सीरीज बन जाती है। और अगर लिखते हैं तो 4, 6, 8, 10, ये भी क्या है, हमारी एपी सीरीज है। मतलब कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म में से, अगर किसी टर्म में से मैं उसकी प्रीवियस टर्म माइनस कर देती हूँ, जो डिफरेंस आता है वो सेम रहता है हमेशा, तो वो एपी सीरीज बन जाती है। ठीक है, एपी सीरीज में अगर मुझे nth टर्म निकालनी हो, nth टर्म को हम क्या, an को हम क्या लिख सकते हैं, tn भी लिख सकते हैं। और अगर हम an tn नहीं लिखना चाहते तो हम क्या लिख सकते हैं, जनरल टर्म। क्या लिख सकते हैं, जनरल टर्म। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या है, फर्स्ट टर्म। a क्या होता है मेरा, फर्स्ट टर्म। जो भी मेरी सीरीज जहां से भी शुरू हो रही है उसमें जो फर्स्ट प्लेस पे लिखा है वो मेरा a बन जाएगा। d हमें पता चल गया, कॉमन डिफरेंस। और n क्या होता है, जो टर्म मुझे निकालनी हो। सपोज मुझे 10th टर्म निकालनी है तो n मेरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर सम निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो मैं अपने शॉर्टकट से, फर्स्ट तो गिवन होती है डी, हम तभी तो निकालेंगे। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो मैं शॉर्टकट से ये निकाल सकती हूँ। लास्ट टर्म को हम an भी कह सकते हैं क्योंकि ये n टर्म्स तक होता है, तो जो nth टर्म होगी उसको हमने क्या बोला, an। तो अगर मुझे nth टर्म गिवन है या लास्ट टर्म गिवन है, बात तो एक ही है, तो मैं सीधा पुट करके वैल्यू निकाल सकती हूँ। मतलब ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो मैंने उसको 2 बार लिख दिया, बात कुछ नहीं है। an और l एक ही चीज है। ठीक है, थर्ड कंसेप्ट मैंने करवाया आपको कि हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब एक पैटर्न दे दिया, अगर मुझे 2 टर्म्स का सम निकालना हो तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 10 टर्म्स का सम निकालना हो तो n की वैल्यू 10 पुट कर दो। लेकिन ये हमसे मांग रहे हैं nth टर्म क्या होगी, nth टर्म का पैटर्न क्या होगा। इसका एक लॉन्ग मेथड भी होता है कि आप पहले s1 निकाल लो, n की जगह 1 पुट कर, 2 पुट कर दो, फिर डिफरेंस निकाल लो। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, हम इतने लॉन्ग मेथड पे जाना चाहते। तो शॉर्टकट क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, अगर ये इस पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन है तो आपने वो पढ़ा है, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा है इकोनॉमिक्स में 11th में। उसमें क्या होता था, MC क्या होता था, मार्जिनल कॉस्ट TCn माइनस TCn माइनस 1, यही होता था। ऐसे ही फॉर्मूला मैंने लिखा है Sn माइनस Sn माइनस 1। इसका मतलब क्या है, पहले जो पैटर्न दिया हुआ है उसमें n की वैल्यू n रख दो और फिर उसमें n की वैल्यू n माइनस 1 रख दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो मुझे मिल जाएगा, वो मेरा nth टर्म का पैटर्न होगा। उससे मैं कोई भी टर्म निकाल सकती हूँ। सीरीज मांगी जाएगी तो n की जगह 1 2 3 पुट करके सॉल्व कर दूँ। ठीक है, अब जो डाउट आ रहा है वो फोर्थ पॉइंट को लेके आ रहा है, इसमें कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है, तो पहले ये वाला पार्ट हम दोबारा कर लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है।
अगर सपोज मुझे 2 नंबर्स दिए हुए हैं, 2 नंबर्स दिए हुए हैं ए एंड बी, ठीक है, उसका अर्थमेटिक मीन मांगा है। अगर 2 नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालती हूँ तो उसका मतलब एवरेज ही है, के बीच में एक नंबर डालूंगी तो उनका एवरेज होगा। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। इससे मेरे पास ये वैल्यू आ गई, एक जो अर्थमेटिक मीन था बीच में वो निकाल लिया मैंने, ठीक है। और कंफ्यूजन है तो 2 नंबर ले लो, 2 एंड 4। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 बाई 2, मतलब सीरीज क्या बन गई, 2 3 4, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये नहीं कह रहे एक अर्थमेटिक मीन है, बहुत सारे अर्थमेटिक मीन है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स हैं, तब हम कैसे फाइंड आउट करें। एक तो मेथड वो होता था कि ये मेरा क्या बन गया, a1, बीच में एन टर्म एक्स्ट्रा है तो ये कितनी हो गई, n+1। ये मेरी कौन सी टर्म हो गई, n+2। टर्म के फॉर्मूले को लगाओ, सॉल्व करो, डी निकालो, फिर सारी वैल्यूज निकालो। इतना बड़ा काम हमें नहीं करना। तो मैं डी शॉर्टकट में कैसे निकालती हूँ, d माइनस ए डिवाइड में n+1, जितने अर्थमेटिक मीन है +1। हम कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज हमने लिया 4 और 24, ठीक है। इनके बीच में मुझे 5 अर्थमेटिक मीन्स चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा, तो मैं डी कैसे निकालूंगी, ये मेरा b बन गया, ये मेरा a बन गया और n मेरा 5 है। वैल्यूज पुट कर दो, 24 माइनस 4 डिवाइड में 5 प्लस 1। अब ये तो कट नहीं होगा, कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी, इसको 4 कर लेते हैं, 4 प्लस 1, ठीक है। 20/5 डी आ गया मेरा 4। अब जब AP सीरीज की बात करते हैं तो AP सीरीज होती क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2 डी, a प्लस 4 डी, और ये नंबर तो मुझे दिया ही हुआ है, ठीक है। ये मेरा अर्थमेटिक मीन 1 है, ये 2 है, 4 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। तो a क्या था, a ही है, ये क्या हो जाएगा, a क्या है मेरा 4, ठीक है। 4 में हमने 4 प्लस कर दिया 8, फिर 8 में 4 प्लस कर दिया 12, फिर 12 में 4 प्लस कर दिया 16, फिर 16 में 4 प्लस कर दिया 20। अगला वाला मैं प्लस करके निकाल रही हूँ, फिर मैच करूँगी ठीक आया या नहीं आया, ठीक आया है, मतलब मैंने ठीक किया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट में कंफ्यूजन थी, क्लियर हो गई। चलिए डाउट्स अभी हम बाद में करेंगे। ये चैप्टर क्या डिमांड कर रहा है हमसे कि पहले हम हार्ड स्टडी करें, कंसेप्ट अच्छे से सीखें, फिर क्वेश्चंस पे जाएं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत इजी है, आराम से हो रहे हैं, चैप्टर में हमें आ गया, लेकिन एग्जाम में ये लेवल नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ एग्जाम में इजी लेवल आता है या ये आता है, इस चैप्टर के लिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। और अभी AP भी खत्म नहीं हुआ है, इतना जल्दी मत करो, आराम से चलो। स्टार्टिंग में अगर हमने 2-3 दिन हार्ड वर्क कर लिया फिर तो सारा स्मार्ट वर्क ही होगा और सारे क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लो। लेकिन अभी थोड़ा आराम से चलो, सारा एफर्ट्स कंसेप्ट सीखने में लगाओ। अभी AP के कंसेप्ट भी खत्म नहीं हुए हैं। हमारा ये वो वाला पार्ट नहीं है जो हम स्कूल लेवल पे पढ़ के आ गए कि टर्म का फॉर्मूला करा, सम का फॉर्मूला करा, हो गया, टर्म सम का फॉर्मूला किया, हो गया GP। इतना नहीं है, अगर इतना होता तो ये चैप्टर का नाम ही AP GP दे देते आपको। हमें चैप्टर का नाम AP GP नहीं दिया है, सीक्वेंस सीरीज दिया है। तो जो चीज़ें हम कर रहे हैं अभी उस पर फोकस करो, क्वेश्चंस करेंगे, सारे डाउट्स भी सॉल्व करूंगी, लेकिन पहले कंसेप्ट एक बार कंप्लीट करते हैं। आधे कंसेप्ट में क्वेश्चन स्टार्ट करोगे और उसमें से अगर डाउट ऐसा आ रहा है जो मैंने कंसेप्ट अभी नहीं करवाया तो आपको भी प्रॉब्लम होगी और मुझे भी, क्योंकि आप भी फिर कंफ्यूज रहोगे। उस टाइम मैं वो कंसेप्ट बता दूंगी जो मैंने अभी करवाया ही नहीं था, ठीक है। तो पहले अभी डाउट्स मत भेजो, अभी डाउट्स होल्ड पे रखो, पहले कंसेप्ट सीखो। AP अभी खत्म नहीं हुआ है, AP अभी चल रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने कर लिया था। फिफ्थ हमने क्या किया था कि अगर हमें AP सीरीज है और 3 टर्म्स लेट करनी है तो हमें लेट करनी चाहिए a माइनस डी, a प्लस डी। और इसमें आप एक और चीज ऐड कर देते हो, कर सकते हो शॉर्टकट के लिए, टाइम बचाने के लिए, वो पता है वैसे। इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा d आता है, ठीक है। अब आता है ये वाला 4 टर्म्स, इसमें हमें टर्म्स लेट करनी होती है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। कॉमन डिफरेंस हमारा 2d आता है,
अगर हम 5 टर्म्स लेते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा डी आता है, इससे टाइम हमारा पूरा बच जाता है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले मैंने करवाए जो आपके सिलेबस में है। इसका एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन कुछ नहीं है, बस ये आइडेंटिटीज हमें अप्लाई करने के लिए आती हैं जो पता होनी चाहिए। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम n प्लस वन टू n प्लस वन बाई सिक्स होता है। ऐसे ही थर्ड पार्ट हमने, ठीक है। अब हम इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी एपी खत्म नहीं हुआ, एपी ही हम कवर करेंगे, एपी से ही कंटिन्यू करेंगे। पेपर ठीक करो जी, पेपर ठीक कर दिया, मैं समझी सी का ही पेपर ठीक करवा रहे हो। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। अब पहले फोर्थ कंसेप्ट पे वापस आ जाओ। फोर्थ कंसेप्ट पे एक पॉइंट और ऐड कर लो। एक क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर बेस्ड भी प्रीवियस पेपर्स में नोटिस किया है, तो उसके लिए शॉर्टकट कर लो। अगर हम पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। फर्स्ट पार्ट हमने किया था 2 अर्थमेटिक मीन का फोर्थ में, सेकंड किया था n अर्थमेटिक मीन का। फोर्थ करो। अगर मुझसे सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स मांगा जाए, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, दो नंबर्स हैं a और b के बीच में मैंने n अर्थमेटिक मीन्स तो निकालना सीख लिया। इस मेथड से मैं निकाल सकती हूँ, अभी हमने रिवाइज भी कर लिया, लेकिन उन सबका सम मांगा गया है। तो या तो मैं क्या करूँ, पहले d निकालूं, फिर सारे अर्थमेटिक मीन निकालूं, 4 5 10 जितने भी हैं सारे के सारे निकालूं, फिर उनको टोटल करूं, चाहे कैलकुलेटर से करूं, लेकिन टाइम तो मुझे देना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इतना टाइम नहीं है हमारे पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, अगर मुझे इसका सम निकालना है तो इसका सम होता है हमारा अर्थमेटिक 1 अर्थमेटिक मीन प्लस करेंगे अप टू अर्थमेटिक मीन n, का फॉर्मूला होता है n बाई टू a प्लस बी। अगर मैंने n अर्थमेटिक मीन का सम निकालना है बिटवीन a एंड b, तो उसका फॉर्मूला होगा n इंटू ए प्लस बी डिवाइड में 2। ये आइडेंटिटी फोर्थ पार्ट में जो पॉइंट्स टू रिमेंबर का फोर्थ पार्ट है उसमें नोट कर लो, फिर आगे करेंगे, ये पार्ट नोट कर लो। अब जैसे ये बी एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें हमने क्या 8 अर्थमेटिक मीन्स डाले थे। मैंने तो सारे लिखे भी नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिप्लाई किया था, उन्होंने 8 के 8 कैलकुलेट किए, मैंने नहीं लिखे। अब मुझसे मांगा गया है सम, इस क्वेश्चन में मुझसे सम मांगा गया है, इसमें सम निकाल के आंसर बताओ मुझे। मैं नहीं कह रही अर्थमेटिक मीन निकालो, जैसे मर्जी निकालो, आपको अर्थमेटिक मीन निकाल के सम निकालना है वैसे निकालो, फॉर्मूले से जैसे भी निकालना है, मुझे सम बताओ क्या है। सम बताओ मुझे। मैं आपको बी पार्ट में कह रही हूँ कि हमने 8 अर्थमेटिक मीन्स निकाले हैं, मुझे उसका सम चाहिए। सम बताओ जल्दी से। आंसर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत कम आंसर आए हैं मेरे पास अभी। थोड़ा स्पीड पे काम करो। क्या आएगा, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स क्या हो जाएगा, n कितना है मेरा 8 डिवाइड में 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। यही करोगे ना, करके बताओ। ये कौन सा सम भेजा है आपने, आपको पता है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन कितना था 88, सेकंड था 168, सेकंड था 248 और बीच में 8 है। आपने मुझे क्या भेजा है, अगर मैं इन तीनों का सम करती हूँ ना तब भी 400 क्रॉस बन जाएगा, और 8 अर्थमेटिक मीन जोड़ने हैं। ढंग से आंसर निकाल के बताओ।
ठीक है, अब सही आंसर आ रहा है मेरे पास 2944। क्लियर हो गया, मतलब बिना किसी एफर्ट्स के, बिना कुछ करे हमने आंसर निकाल दिया इस फॉर्मूले से। इसके ऊपर बेस मैंने प्रीवियस 2 इयर्स में क्वेश्चन देखा है। इस आइडेंटिटी को मार्क कर लो और इसको अप्लाई करो। तो हमें पहले, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, इस चैप्टर को, ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें जो हार्ड वर्क ये डिमांड कर रहा है हमसे, सिर्फ 2-3 क्लास वो इसमें दे दो, फिर आप देखना चैप्टर आराम से हर क्वेश्चन आपसे होगा। मुझे स्टार्टिंग के क्वेश्चन करवा के कुछ ये नहीं शो करना कि हाँ मैंने चैप्टर करवा दिया आपको आ गया। फिर आपका सीए का क्वेश्चन ठीक करवाना है, तो उसके हिसाब से पढ़ो। हम अपने 9th 10th 11th वाले पैटर्न के बेस के क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे, उसको में से किसी बच्चे को तो मैं से कम पढ़ाऊंगी तो शायद वो भी कर लेगा, तो सीए का लेवल वो नहीं। ठीक है, हो गया, आगे चले। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी से। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, हो गया ना सबका कवर? आई थिंक सबका कवर हो गया है। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स प्रॉपर्टीज करो। फर्स्ट, इफ कांस्टेंट क्वांटिटी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टर्म ऑफ सीरीज, then resulting series also in, एक सीरीज मुझे एपी दी हुई थी, उसमें से हर टर्म को मैंने हर टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद अगर कुछ सीरीज मैंने लिखी तो उसका मतलब वो भी एपी में होगी। जैसे मुझे क्वेश्चन दिया गया कि 2 4 6 8 इन एपी, ये मुझे गिवन है। ठीक है, फिर ये मुझे बताना है 12 24 36 48 एपी और नॉट, इसका आंसर मुझे देना है। तो या तो मैं क्या करूं, डी निकाल निकाल के चेक करूं। ठीक है, ये तो मैं बहुत इजी एग्जांपल ले रही हूँ। ए या अल्फाबेटिक टर्म्स में भी हो सकता है, न्यूमरल टर्म्स में भी हो सकता है, किसी भी टर्म्स में हो सकता है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल सी सीरीज ली है। या तो मैं पूरा इसको सॉल्व करने बैठ जाऊं, या फिर मैं क्या देखूं कि मैं इसको भी 6 से इस, अच्छा मल्टीप्लाई वाला कर दिया, फ्रैक्शन ही ले वाला सेकंड 10 प्लस। मैम हर टर्म में 10 प्लस किया है, तो इसका मतलब ये एपी में है तो ये भी एपी में होगा ही होगा। यहाँ पर तो आप मुझे ये बोल सकते मैम 2 का डिफरेंस था, वैसे भी तो निकाल लेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी आप देखना जेन्युइन में काम आएगी आपके। सेकंड, अब करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड का। अब हमने किसका किया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड का। इफ कांस्टेंट क्वांटिटी all the terms of multiply or divide by some constant quantity, then resulting series also in, यहाँ पर भी आप वर्ड कर दो एपी सीरीज। पुरानी वाली भी तो एपी में होनी चाहिए ना, तभी नई वाली एपी में होगी। अगर कोई सीरीज मुझे एपी में दी हुई है और मैं पर्टिकुलर नंबर से उस पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरी जो रिजल्टिंग सीरीज बनेगी वो भी एपी में ही होगी। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ corresponding element of corresponding elements of APC are multiplied
एन स्ट्रिंग सीरीज ऑल्सो। कैसे हुआ? मैंने एक सीरीज लेट की S1, ये मैं इजी सी लेट कर रही हूँ, 1 + 3 5 + 9। अब मैंने एक दूसरी मल्टीप्लाई करेंगे, एडिट करो। और जब एडिट की बात करते हैं, क्योंकि हमें ऐड प्रॉपर्टी वो वाली करवानी है मुझे आपको जो हर जगह अप्लाई हो जाए, जो पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई होगी उसे हम प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, वो हम अपनी ट्रिक बोल सकते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक पे प्रॉपर्टीज़ के बाद जाएंगे, पहले प्रॉपर्टीज़ कर। अगर मैं दो सीरीज, अब मैं दूसरी सीरीज ले रही हूँ, 8 10 12। अब मैं नई सीरीज बना रही हूँ इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। 1 + 4 5, 3 + 6 9, 5 + 8 13, 10 + 7 17। अब मैं चेक करती हूँ AP है या नहीं। चेक करने का तो एक ही रूल है, डिफरेंस निकाल के चेक। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज नोट करो, फिर हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स करते हैं। नायक, ये कौन सा आंसर भेजा है मुझे? 320 से 420 बना दो। किस क्वेश्चन का आंसर भेजा है ये? मेरे पास डन का मैसेज आ गया, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? आकांक्षा, कौन सी फिफ्थ प्रॉपर्टी? जो मैंने पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर किए थे वो फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ उसको बोल रहे हो आप? किसको बोल रहे हो? प्रॉपर्टी तो अभी हमने 3 की है। ये क्लियर नहीं हो रहा है आपका क्वेश्चन, दोबारा भेजो मुझे। ठीक है जी, आगे चले। चलो, प्रॉपर्टीज कर ली। अब उसकी हमने प्रॉपर्टी अच्छी अच्छी जगह पे खरीदवा दी है, AP की अच्छे से समझ में आ गई, सारी प्रॉपर्टी हमें याद हो गई उसकी कहाँ कहाँ पे हैं। अब करते हैं ट्रिक्स अपनी, असली मुद्दे पे तो हम अब आए हैं। और जिस शॉर्टकट ट्रिक्स में हम जो जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। सारे में भी ये नहीं बोलूंगी एक एक करके आए हुए हैं, दो दो तीन तीन करके आए हुए हैं, क्योंकि 3 to 5 मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर की, तो इसको ध्यान से करना। चलो, शॉर्टकट ट्रिक्स। फर्स्ट ट्रिक, ध्यान से देखना ट्रिक्स को, नोट बाद में कर लेना, बहुत सारा टाइम दे दूंगी नोट करने के लिए, लेकिन पहले समझ लो। इफ mth term of AP is P and nth term of AP is Q, then दो क्वेश्चन, फाइंड कॉमन डिफरेंस।
फाइंड rth टर्म। ये क्वेश्चन हमने अपनी 7th की बुक में भी देखा है और सबको पता है कि आधा पेज हमारा वेस्ट हो जाता था। वेस्ट क्या हो जाता, यूजफुल ही था, उसमें तो फुल मार्क्स मिलते थे। अगर पूरा अटेम्प्ट करेंगे तभी होगा। ठीक है, आकांक्षा का पहले एक बार डाउट्स बता देती हूँ। देखो आकांक्षा, जो मैंने लिखा सी डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, और जो मैंने लिखा डी, ये लिखा मैंने आंसर। कैसे लिखा, अगर मैंने 3 टर्म सिलेक्ट करनी है तो मैं क्या लेट करूंगी, a माइनस डी, ए प्लस। ठीक है, अब डी निकाल, ये मेरी कौन सी टर्म है, फर्स्ट, ये कौन सी टर्म है, सेकंड, ये कौन सी टर्म है, थर्ड। ये तो क्लियर है ना सबको। अब मुझे डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए या तो मैं a2 माइनस a1 करूंगी या मैं a3 माइनस a2 करूंगी। कैसे भी करूँ आंसर सेम होना चाहिए, AP तभी बनेगी। ठीक है, a2 है मेरा a और a1 है मेरा a माइनस डी। ठीक है, a3 है मेरा a प्लस डी और a2 है मेरा a। ठीक है, तो सॉल्व करो, a माइनस a प्लस डी। यहाँ मेरा जो d लिखा है ना, ये कॉमन डिफरेंस का लिखा है। ठीक है, और ये यहाँ से a से n से कैंसिल हो गया d, तो कॉमन डिफरेंस d क्या आएगा, मैं ये बता रही हूँ शॉर्टकट में कि इतना मेहनत भी ना करना पड़े, टाइम बच गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें आगे अपनी ट्रिक्स पे। 2 पार्ट के सॉल्व करने हैं विद इन हाफ मिनट। 1 मिनट की तो बात ही नहीं करनी, अब हाफ मिनट पे आ जाओ। अब मैथ्स पढ़ना शुरू हो गया है, आना समझ में आना शुरू हो गया है, क्वेश्चन करने शुरू कर दिए हैं। और दूसरी क्या, पहली सबसे बड़ी चीज़, आज बस कोई नहीं बोलेगा, आज सब बच्चे प्लेन की बातें करेंगे, उसी लेवल की पढ़ाई करनी है हमें। बस मत बोलना, जितना मुझे लगता है हम आज कर सकते हैं, आपके माइंड में जा सकता है, उतना मैं आज करवाऊंगी। ना टाइम देखेंगे और ना बस बैठ रहो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्लेन की स्पीड से पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी। अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि mth टर्म AP सीरीज की P है और nth टर्म Q है। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस और R। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक तो बहुत लंबा वाला प्रोसेस है, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ा या जिनको मैथ्स इतना पसंद नहीं था पहले। लेकिन अब मेरे को लगता है कि वो मैथ्स में वो बच्चे भी हीरो बनने लगते। ठीक है, तो उन्हें हीरो बनाने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स तो और भी ज़्यादा यूजफुल होती है। अब मुझे डिफरेंस निकालना है बिना कुछ करे, बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे। तो डिफरेंस हमारा निकलेगा p माइनस क्यू डिवाइड में m माइनस n। इस तरह से मैं कॉमन डिफरेंस निकाल दूंगी, p माइनस क्यू डिवाइड में m माइनस n। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब मांगा गया rth टर्म। rth टर्म अगर मुझसे जनरल टर्म मांगी जाती तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, यही फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमने यही पॉइंट्स रिमेंबर किया था। देखिए मुझे अब a भी नहीं पता, d भी नहीं पता, n पता है कि r है और d मुझे पता है इतना बेकार वाला। ठीक है, क्वेश्चन तो वही है क्योंकि ये। अब इसमें rth टर्म में कैसे निकालूंगी, rth टर्म होगी p प्लस n माइनस r n माइनस m t। अब क्वेश्चन क्या आएगा मेरे पास कि मैम आप तो r टर्म n की जगह में r रखना था, r माइनस m इंटू। अब मेरे पास जो क्वेश्चन आएगा, मैम आपने फर्स्ट लाइन को यूज कर लिया, सेकंड लाइन का क्या कोई काम ही नहीं था ना। क्वेश्चन तो ये आ सकता है, नोटिस नहीं किया तो अब नोटिस कि मैंने फर्स्ट लाइन को यूज किया और आधा टर्म लिख दी, तो सेकंड लाइन क्या यूजफुल थी, ऐसे दी थी, कुछ काम ही नहीं था। तब मैं आपसे ये कहती हूँ कि आधा टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मतलब चाहे मैं फर्स्ट लाइन को यूज करके लिखूं चाहे सेकंड लाइन को यूज करके रखूं, आंसर मेरा सेम आने वाला है। ठीक है, पी। अब ये तो एक पार्ट हो गया, हो सकता है कि जो मुझे ऑप्शन दे उसमें डी ना दिख रहा हो, तो मैं क्या करूंगी, डी की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पी प्लस आर माइनस एम माइनस क्यू डिवाइड में एम माइनस एन। ये हो सकता है ना आंसर। मैंने क्या किया, सिर्फ इस डी की वैल्यू पुट कर दी ये वाली,
तो ये मेरी शॉर्टकट ट्रिक है, यही हम सेकंड फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं। तो पहले इस शॉर्टकट ट्रिक को नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। इस शॉर्टकट ट्रिक को नोट कर लो पहले। अविनाशी, आपका कौन सा नोट करना रह गया है? मैं अभी पेज टर्न कर दूंगी तो अब आप नोट कर लेना, पहले इस शॉर्टकट ट्रिक को नोट कर लो। एक चीज जब हम साथ साथ समझने के साथ साथ नोट करते हैं तो अच्छे से ठीक है। आई थिंक नोट हो गया होगा। एक बार मैं ये वाला पेज भी टर्न कर देती हूँ, देखो क्या बच गया। अगर किसी स्टूडेंट का कुछ बच गया है तो नोट कर। और थोड़ा स्पीड बढ़ाते जाओ पेन चलाने की भी। ठीक है, हो गया होगा। हाँ, अरे बच्चों, हंसने के लिए किसी को मना मत करो, हंसना चाहिए, हंसोगे तभी तो सब कुछ अच्छा होगा। हाँ आकांक्षा, अब देखो, तो आप n+1 के फॉर्मूले की बात कर रहे हो। n+1 का फॉर्मूला क्या था? जब मुझे अर्थमेटिक मीन्स निकालने थे दो नंबर्स के बीच में, एक जैसा रिलेशन था, दो नंबर्स थे और उसमें अर्थमेटिक मीन निकालना था, तो मेरा फॉर्मूला होता है b-a डिवाइड में n+1। लेकिन यहाँ क्या दो रिलेशन दिए हुए हैं, mth टर्म का आंसर p है, nth टर्म का आंसर q है, तब मुझे d निकालना है, तब मैं n+1 नहीं कर सकती। n तो फिक्स ही नहीं है कुछ यहाँ पर, मैं तो दो रिलेशन दिए हुए हैं, उनको यूज करके मैनिपुलेट करके जो आंसर आता है उस आंसर के पैटर्न को देख के एक ट्रिक बना ली मैंने कि मैं इस चीज से मैंने पहले लॉन्ग मेथड से किया कि आंसर को सॉल्व करा, देखा क्या पैटर्न आ रहा है, फिर एक और एग्जांपल लिया, उसको सॉल्व किया, फिर मैंने पैटर्न देखा, सेम पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करके मैंने आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बना दी। दोनों में फर्क है। मैं दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालने थे, नंबर्स दो फिक्स थे, एक ही सीरीज चल रही थी जिसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दी, बीच में नंबर हमें अर्थमेटिक मीन के फिट करने थे, तो मेरा फॉर्मूला बन गया डी का b-a डिवाइड में n+1। यहाँ क्या है, दो रिलेशन दिए हुए हैं कि mth टर्म निकालती हूँ तो p आता है, qth टर्म निकालती हूँ तो r आता है। एक लॉन्ग मेथड से हम सॉल्व करके इसमें फर्स्ट टर्म और d निकालते हैं, फिर रिक्वायर्ड टर्म जो हमसे मांगी जाती है वो निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, दो तीन एग्जाम्पल सॉल्व किए, उनके आंसर निकाले, पैटर्न को फॉलो करके आपके लिए ट्रिक बना दी। तो दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, मिक्स मत करो, लेकिन हंसो जरूर। ठीक है, क्लियर? सेकंड वाले में, इफ वी हैव गिवन रेशो ऑफ टू AP series sum and required ratio of their nth term, तो शॉर्टकट चाहिए। दो सीरीज के सम का रेशो दिया हुआ है, सम मतलब पैटर्न का, 3n+4 डिवाइड में 5n+7 कुछ भी का सम का रेशो दिया हुआ, लेकिन मुझसे मांगा गया है टर्म का रेशो। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते, फर्स्ट सीरीज का सम और सेकंड सीरीज का सम, ठीक है, का रेशो दिया, कोई क्वेश्चन लो, 3n+1 n+4, ठीक है, फाइंड an1 an2, इनका रेशो निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन
दिख रहा है ना अपने आप में कि मैम पहले ए डी बी डी सब निकालें फिर हम यहाँ जाएं, टाइम लग जाएगा। 1 पेज तो मिनिमम लगने ही वाला है, 1 पेज का मतलब है टाइम भी जाने ही वाला है। तो हम यहाँ पर टाइम सेव कैसे करेंगे, उसके लिए ट्रिक कैसे बनेगी, ट्रिक सीखो। और हर ट्रिक इंडिविजुअल ट्रिक है, किसी से रिलेटेड नहीं है। कोई रिलेटेड होगी तो मैं वहीं जाके उसको नोट करवाऊंगी, जैसे मैंने 4th आपके पॉइंट्स टू रिमेंबर में ऐड ऑन करवा दिया। ये ट्रिक्स को मिक्स मत करो, वो ट्रिक्स एक्चुअल में फॉर्मूलेज नहीं है, वो हमने पैटर्न को फॉलो करके डेवलप किए हैं कि आपका टाइम सेव हो जाए और आप आराम से क्वेश्चन को विद कॉन्फिडेंस सॉल्व कर पाओ। ठीक है, इसलिए उन्हें मिक्स मत करना। जो रिलेटेड होंगी वो मैं उसी पॉइंट पे जाके आपको नोट करवाऊंगी, सेपरेटली यहाँ नहीं लिखवाऊंगी। इसे मिक्स मत करना। देखो आप इस क्वेश्चन में मैं कहती हूँ मुझसे मांगा गई है फाइंड रेशियो ऑफ 10th टर्म। 10th टर्म की रेशियो मांगी गई है। तो इसकी ट्रिक क्या है, मैं n की वैल्यू पुट करूंगी, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टर्म -1। तो इस फॉर्मूले में मुझे n क्या, इस क्वेश्चन में मुझे n क्या पुट करना चाहिए, n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 -1, मतलब n इज इक्वल टू 19 मुझे पुट करना चाहिए। यहाँ n इज इक्वल टू 19 पुट कर दो, जल्दी पुट करो और आंसर बताओ। कैलकुलेशन का टाइम तो अब बचाना आ जाना चाहिए आपको। अब कैलकुलेटर पे हाथ हमारा ठीक हो चुका है। अगर फर्स्ट ट्रिक में मुझे सम ऑफ आर टर्म बोला रहता तो मैंने उसका अभी शॉर्टकट डेवलपमेंट नहीं किया है, लेकिन करके मैं बताऊंगी जरूर कि अभी पैटर्न यही आ रहा था एग्जाम का, तो अभी मैं इस पे ही काम किया है मैंने, लेकिन डेवलप करके आपको जरूर। लॉन्ग मेथड से तो बता सकती हूँ, लेकिन अभी मैं उसको नहीं बताना चाहती हूँ। -1 क्यों किया, -1 इसलिए किया कि जब आप टर्म लिखते हो तो आपको पता है ना कि डी हमारा हमेशा एक पीछे चलता है। हर फॉर्मूले में हमारा क्या है, n-1, चाहे टर्म के फॉर्मूले में देखो चाहे सम के फॉर्मूले में देखो, हमेशा -1 होता है। और ये पैटर्न जब आप देखोगे ना, जब हम सम करते हैं तो 2a + n-1 इंटू डी होता है, तो मुझे सब में से 2 कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो वो मेरा बनेगा। तो एक पैटर्न है ये, इसको हम प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी नहीं बोलते। डेवलप की है क्वेश्चन को आंसर्स को फॉलो कर करके कि आंसर इसी पैटर्न पे आ रहा है तो हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, पूरा लॉन्ग करने की। ठीक है जी, सेकंड हो गई, चलें आगे। हो गया सबका, सारा दिख रहा है ना अब तो। 2 कहाँ से आया, 2 कहीं से नहीं आया भाई, ये शॉर्टकट की आइडेंटिटी है, हमेशा 2 ही करना है यहाँ पर। अगर मुझे 50th तब निकालनी होगी तब भी मैं 2 इंटू 50 -1 ही करूंगी, 99 बन जाएगा। 2 कहीं से नहीं आया, हम लेके ही आए उसे खरीद के। आप कर सकते हो, n की वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर दोनों में डिफरेंस निकालना। उसमें भी हमें ये नहीं पता कि S1 में हो सकता है दोनों में 2 कॉमन हो, 2 कॉमन लेके कट कर रखा हो, तो आप उसका इलाज कहाँ से लेके आओगे, उसका इलाज भी तो निकाल के लाना पड़ेगा ना। और उसमें भी आप मैम यही कहते हो कि मैम आपने प्रॉपर्टी लिखवाई है कि कॉमन नंबर से अगर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो उस लॉजिक को मैं मान लेती हूँ।
अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 पुट करोगे, दोनों सीरीज का डी निकालोगे, दोनों सीरीज में टर्म का फॉर्मूला लगाओगे, फिर उनको डिवाइड में करोगे। कर सकते हो भाई, बस स्पीड बढ़ा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके कंफर्ट के लिए बता रही हूँ। मेरे लिए तो अच्छा है अगर मैथ्स का क्वेश्चन बच्चे प्रॉपर मेथड से करते हैं, तो मुझसे ज़्यादा खुश तो कोई नहीं होने वाला। लेकिन पेपर के पैटर्न को देख के मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है या बच्चों के फ़ायदे की लगती है वो मैं सिखाऊंगी ज़रूर। मैं ये नहीं बोल सकती वही है स्मार्ट स्टडी का टाइम है, मैं ये कहूँ कि मैं मैथ्स की टीचर हूँ, बच्चों प्रॉपर स्टेप लिखो, एक एक करो, इक्वल का साइन भी बनाना है, सब कुछ करो, फिर मुझे आंसर निकाल के दूँ। जबकि पेपर सीए फाउंडेशन एमसीक्यू का है जिसमें 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो मैं सही नहीं हूँ उस केस। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हो या आपकी स्पीड अच्छी है या आप ये भूल भी गए हो तो उस मेथड से कर सकते हो, आई एग्री कि वो ठीक है। ठीक है जी, हो गया सबका? फर्स्ट का सेकंड बता दो। A2 बन जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देंगे ये A1 A2 बन जाएगा। आपकी बुक में अभी हम क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे ना, कोई क्वेश्चन आता है तो उस केस में क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर वे में करके भी देख लेंगे कि अभी मुझे आपको आंसर वेरीफाई करवाने में भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो बहुत सारा क्लास का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे क्वेश्चन बैंक में होगा, तो हम वहाँ से करेंगे तो दोनों मेथड से करके आंसर वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि mth टर्म हमारी p है, nth टर्म हमारी q है, तो डिफरेंस बताओ और आधा टर्म बनाओ। डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया कि p माइनस क्यू डिवाइड में m माइनस एन करेंगे तो d आ जाएगा। लेकिन अगर आधा टर्म मांगी गई है तो मैं कोई भी एक लाइन को फॉलो कर सकती हूँ, चाहे मैं फर्स्ट को करूँ चाहे मैं सेकेंड को करूँ। अगर मैं फर्स्ट लाइन को देख रही हूँ, बाकी किसी को मैं देख ही नहीं रही और आधा टर्म लिखती हूँ, तो क्या आएगा, p प्लस आर, एन क्या है आर, p प्लस आर माइनस एम इंटू डी। ठीक है, अब मैं फर्स्ट लाइन को नहीं देख रही, सेकंड लाइन को देख रही हूँ, तो क्या बन जाएगा आपका, q प्लस आर माइनस एन इंटू डी। अब ऑप्शन में मुझे ये वैल्यू नहीं दी हुई, आंसर ये नहीं दिया हुआ, डी नहीं दिख रहा मेरे ऑप्शन में, तो मैं डी की वैल्यू भी यहाँ पुट करके उस ऑप्शन को टिक कर सकती हूँ। डिपेंड करता है कि मुझे एमसीक्यू में क्या ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, क्लियर? चलिए थर्ड ट्रिक, और ये थर्ड ट्रिक को ध्यान से करना, ये बहुत सारी जगह यूज भी होगी, और एक ही क्वेश्चन को कैसे हम एक वर्ड से आंसर उसका पूरा करने का तरीका चेंज हो जाता है, आंसर चेंज हो जाता है, ये सब इसमें देखना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तब मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, नंबर्स इन एपी बिटवीन बिटवीन और फ्रॉम में भी बहुत मेजर डिफरेंस होता है, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ये बाद में बताऊंगी, पहले ये ट्रिक समझ लेते हैं। ठीक है, फिर सारी चीज़ें वरना मिक्स हो जाए। 100 एंड 300 है और हमें निकालना है डिविजिबल बाय 4 and 5, दोनों से डिवाइड होने चाहिए 100 और 300 के बीच में, और उसका फाइंड सम, सम निकालो। ठीक है, सम के अलावा पूछा है हमसे फाइंड सम और फाइंड एन, टर्म्स होंगी कितनी ये भी बताओ। दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले ध्यान से देखो, नंबर्स इन एपी फ्रॉम 100 and 300 डिविजिबल बाय 4 and 5, ये मेरी सीरीज है। मुझे क्या करना है, सम निकालना है और एन निकालना है, दो चीज़ें मुझे निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, सीरीज लिखते हैं, 4 और 5 दोनों से होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं 4 and 5 का। 4 and 5 तो किसी के डिविजिबल मल्टीपल होते ही नहीं आपस में, तो एलसीएम कितना आ गया, 20। मतलब मुझे 20 के डिविजिबल ढूंढने। ठीक है, 100 20 की टेबल में आता है, आता है। 100 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 20 की टेबल में आएगा, 120। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? एक तो लास्ट में 0 है तो 0 होना चाहिए, 0 को देखती हूँ तो 110 तो आता नहीं है, तो 120 आएगा। फिर 30 नहीं आता 20 की टेबल में, 140 आएगा। फिर 150 नहीं आता, 160 आएगा। ठीक है,
लास्ट में दिया हुआ है 300, 300 तो 20 की टेबल में आता ही आता। सीरीज मेरी बन गई, पहले मैंने सीरीज बना ली, ठीक है। अब सीरीज समझ में आ गई ना, सीरीज बना ली। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एन, एन निकालना है। अब मुझे क्या लग रहा है कि मैं आपको शॉर्टकट सिखाए जा रही हूँ, तो आपको क्या लग रहा है शॉर्टकट की इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रही, ठीक है। अब मैं आपको कहती हूँ एन निकालो, तो एन निकालती हूँ प्रॉपर अपने मैथ्स के फॉर्मूले से। एन का फॉर्मूला लिखा, लास्ट टर्म कितनी चाहिए, ए कितना है 100, एन तो पता ही नहीं है, एन के लिए तो सारा कुछ गड़बड़। डी निकालो, डी बताओ कितना आएगा, एम प्रीवियस टर्म में से नेक्स्ट टर्म माइनस करके चेक कर लो, 20 आ रहा है, ठीक है। 100 माइनस 20 80 हो गया, 80 साइड ले आओ। n इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये हमने n निकाल लिया, चलो आप भी निकालो पहले n। इस क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम वेस्ट कर करके करते हैं, तो हमें अपनी शॉर्टकट ट्रिक्स की इंपॉर्टेंस पता चले। अब n निकालने में मैंने अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर दिया ना, टाइम पास कर लिया हमने। अब शॉर्टकट पे जाओ। शॉर्टकट पे जब मैं जाती हूँ तो मैं n का फॉर्मूला लिखती हूँ, l माइनस डिवाइड में d प्लस 1। l क्या है, l क्या था लास्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है जो डिफरेंस था प्लस 1। 100/20 प्लस 1, ये 10 आया, तो आंसर क्या आ गया 11। टाइम सेव हो गया, कैलकुलेशन एरर जो मैं कर सकती थी वो भी मैंने बचा ली, ठीक है। ये वाला स्टेप भी मैंने फालतू में लिखा है, हम कैलकुलेटर पे सिंपली ये सॉल्व करके यहीं पे ये स्टेप हम क्यों लिखें, क्यों, मैंने तो लिख दिया, लेकिन हमें कैलकुलेटर पे की आदत बनानी है कि ये स्टेप भी ना लिखना पड़े। तो ये है हमारी शॉर्टकट ट्रिक। अगर मुझे एन निकालना हो एक सीरीज में से, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड में डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। क्लियर हो गया, ये किया हमने इसका एक पार्ट एन निकालने वाला। अब निकालना है हमें सम। अब सम के लिए कहाँ पे जाना चाहिए, शॉर्टकट पे जाना चाहिए, लॉन्ग कट पे जाना चाहिए, मैम सम का तो हमने शॉर्टकट का बहुत शॉर्टकट का फॉर्मूला किया हुआ है, n/2 a प्लस एल। एन आप निकाल चुके हो, आंसर इज 2200। तो इससे मुझे सम भी मिल गया और टर्म भी मिल गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने किया था अपना शॉर्टकट का, कर लो पूरे को, ऊपर का पार्ट तो नोट कर ही लिया था ना, ये और नोट कर लो। फिर हम इसके सेकंड पार्ट पे करते हैं कि एक वर्ड से क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता है पूरा। एन का तो हमने और कोई बेसिक तरीका, और एन के लिए हमने और कौन सी ट्रिक की, बाकी सब में तो एन हमें गिवन थे, हम अर्थमेटिक मीन्स निकाल रहे थे, ये सब निकाल रहे थे। एन के लिए तो हमने और कोई ट्रिक करी ही नहीं। चलिए हो गया सबका, सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट में मैंने क्या कहा, क्वेश्चन सेम चल रहा है, कर्स इन ए फ्रॉम 100 and 300 बाय 4 और 5। यहाँ मैंने ये नंबर नाम बदल दिया, एंड की जगह और लिख दिया। फाइंड सम, सम निकालो। अब इस वर्ड से क्या डिफरेंस हो गया,
कि आपको सम चाहिए डिविजिबल बाय 4 का, प्लस सम चाहिए डिविजिबल बाय 5 का। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है 100 के नियर बाय कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है? कौन सा नंबर है मैम? 100 ही है। 4 से मैं कट करूंगी तो 25 आ रहा है, पूरा कट हो रहा है। नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? 4। जनरली जिसका मल्टीपल डिविजिबल लेते हैं ना उतने का ही गैप आता है। ऊपर हमारा एलसीएम 20 आया था, 20 का गैप आया, यहाँ 4 है तो 4 का गैप आ जाएगा। ठीक है, अब 5 का डिविजिबल, 5 के डिविजिबल वाली सीरीज बनाओ। 100 5 की टेबल में आता है? आता है। गैप कितने का चलेगा? 105 100। अब क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये 100 नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, ऐसे एक नंबर यहाँ पे 120 आएगा, यहाँ भी आएगा। तो बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो दोनों में आएंगे। वो कौन से नंबर होंगे? जो 20 के डिविजिबल होंगे। 5 और 4 का एलसीएम क्या था? 20। जो 20 के डिविजिबल होंगे वो 4 की टेबल में भी आ रहे होंगे, 5 की टेबल में भी आ रहे होंगे। तो सम ऑफ, मुझे माइनस करना पड़ेगा सम ऑफ डिविजिबल बाय 20 का, और निकालना भी सम है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ये। तो पहले इसका n निकालूं, इसका सम निकालूं, इसका n, इसका सम, इसका n, इसका सम। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन है वही 1 मार्क का 1 मिनट। तो अब इसको कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन इतना नोट कर लो, इसको समझ लो। मैं पेज टर्न करूंगी फिर इसको सॉल्व करूंगी। पहले आप इतना पार्ट कर लो। ठीक है, हो गया। इस पार्ट को नाम दे रही हूँ मैं S1, पार्ट को नाम दे रही हूँ S2, दे रही हूँ S3। तो नाम दे रही हूँ क्योंकि पूरा पूरा ना लिखना पड़े। S1 सीरीज सबसे पहले मैंने 4 का था, 104 108 112। n निकाल के बताओ मुझे। S2 सीरीज 5 का था, 1105 110 115। लास्ट में हमारा इसमें भी 300 आ रहा है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में भी 300 आएगा लास्ट में। और S3 क्या है मेरा? 20 का, तो 100 120 40 और 20 भी 3। तीनों के मुझे n बताओ फास्ट। टाइम बचाना है, अभी आगे भी करना है। 1 मिनट n निकालने में लगा दिया तो बहुत टाइम लगने वाला है। n बताओ, n, n1 n2 n3 चाहिए मुझे। लास्ट टर्म क्या है हमारी? क्या फॉर्मूला था हमारा? l माइनस ए डिवाइड में d प्लस 1, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 300 माइनस 05 डिवाइड में d प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 माइनस 110 डिवाइड में 5 प्लस 1। n3 तो अभी हम 7 निकाल के ही चुके हैं। n2 और n1 हमें बताओ कितना आ रहा है? n1 का आंसर कितना आ रहा है? n1 कितना आ रहा है? 51, n2 41 और n3 11। निकाल लिया। अब हमें निकालना है सम। सम कैसे निकालेंगे? सब का फॉर्मूला हमारा वही है, a प्लस एल बाई 2 तो कॉमन है। आगे मुझे मैम n भी तो डालना था, n मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि n 3 है। तो n1 और n2 तो प्लस हो रहा है और n3 मेरा माइनस हो रहा है। तो ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा, a क्या है 100, l क्या है 300 डिवाइड में 2। n1 है 51, n2 है 41 माइनस n3 है 100।
100 इंटू, ठीक है, एन तो समझ में आ गया। आंसर निकाल के बताओ इसका, क्या आंसर आ रहा है? 16,200। अलग अलग में सब निकाल के टाइम वेस्ट करने लग गई तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, ए 100 मैंने डाल दिया है। आपने किया, ये क्या किया आपने? और द 3 आंसर्स 200, 10,200, 1600, ये किस किस के आंसर निकाले हैं आपने? 3। ये तो फाइनल आंसर चाहिए था अपने क्वेश्चन के लिए जिसमें 4 और 5 था, मतलब 4 डिविजिबल प्लस 5 डिविजिबल माइनस 20। तो आपने ये 2200 और अच्छा आपने S1 S2 और ये फिर 16,200 किसका आंसर है? ऑल द 3 आंसर्स तो ठीक है, लेकिन ये 16,200 S2 का आंसर तो नहीं आ सकता ना, इसका आंसर निकाला है ये मुझे। 2200 फर्स्ट पार्ट का हो गया। 2200 तो हमारा वो वाला पार्ट है, 20 वाला, लास्ट वाला। और 16,200 किसका आंसर आएगा? ये आपका 8200 आना चाहिए जो S2 का आंसर है, वो आपका कुछ एरर है क्या? आप सीधा मुझे S का आंसर भेज रहे हो, आई डोंट, मुझे क्लियर नहीं हो रहा, आप नोटिस कर लो। अदरवाइज आपने 5 का भेजा है तो ये 8200 होना चाहिए, 16,200 नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया AP सीरीज। इस कॉपी करके ज़्यादा ही शॉर्टकट हो गया था। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ, यहाँ पर हमारा AP सीरीज कंप्लीट हो गया। अब हम GP स्टार्ट करेंगे। GP तो मैं स्टार्ट करवा ही रही हूँ, मुझे ये पूछना है अब कि होमवर्क वाला क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स का हुआ, ये मुझे जानना है कि जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था वो, ओके प्राची थोड़ा स्लो कर लेते हैं। ये बताओ होमवर्क वाला क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स ने कर लिया? क्या उन्हें लगता है कि उन्होंने सही किया है, ट्राई किया है? मतलब आंसर तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज शुरू करते हैं। इतने आप मुझे बताओ होमवर्क वाला क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स ने किया? हम करेंगे वो क्लास में, लेकिन पहले GP सीरीज, पहले जो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं अभी उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है? उसके लिए प्रॉपर टाइम है, कोई टाइम कम नहीं है। AP सीरीज का मेन क्या था, पता कैसे चलता था? AP सीरीज
डिफरेंस सेम आता था, किसी भी टर्म को अगर हम उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस करते थे तो डिफरेंस सेम आ जाता था, तो उसको हम कहते थे एपी सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम कर रहे हैं जीपी सीरीज। जीपी सीरीज में क्या होगा, इफ रेशियो बिटवीन consecutive terms remain same। अगर दो टर्म्स में कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, मैं स्किप नहीं कर सकती, रेशो सेम रहती है, तो उसे हम जीपी सीरीज कहते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, मैंने सीरीज फॉर एग्जांपल लेट की 4, अब अगर एपी होता तो मुझे यहाँ पे 6 लिखना पड़ता, 2 2 का गैप है, लेकिन अब मैं क्या लिख रही हूँ 8 10 16 32। ये मेरी जीपी सीरीज बनी। कैसे, मैं इसमें कॉमन रेशो निकाल के चेक कर रही हूँ। कॉमन रेशो क्या होती है, आर। कैसे निकालते हैं, a2 बाई a1। प्रीवियस टर्म से इसमें माइनस नहीं करना, डिवाइड करना है। a1 a2 a3 तो सबको क्लियर हो ही चुका है कि फर्स्ट टर्म को a1 बोलते हैं, सेकंड को a2, थर्ड को a3। अगर मैं a2 को a1 से डिवाइड कर दूं, या a3 को a2 से डिवाइड कर दूं, या आप a10 को a9 से डिवाइड कर दो, किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करोगे तो जो रेशो आ रही है अगर वो सेम आती है तो हम कहते हैं जीपी सीरीज। ठीक है, इसमें हमारा टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू आर एन माइनस वन। ए क्या था मेरा फर्स्ट टर्म, और आर क्या है कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म वगैरह तो अच्छे से क्लियर हो चुका है, और एन जो टर्म मुझे निकालनी हो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में मैं कहती हूँ कि मुझे फाइंड नाइन्थ टर्म, 9 टर्म निकालो, तो सबसे पहले मैं ए देखूंगी क्या है 2, आर देखूंगी क्या है, वैल्यू डिफरेंट कर लेते हैं, और एन मैंने लिया है 9। वैल्यू पुट करो, 9 टर्म इज इक्वल टू रेज टू पावर 9 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या मैं इंडाइसिस का कंसेप्ट यूज करके इसे 2 रेज टू पावर 9 भी कर सकती हूँ, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया। चैप्टर पहले करवाया है क्योंकि वो बहुत जगह यूजफुल होता है, कैलकुलेशन कर देता है तो हमारे काम आ जाता है। करेंगे हम उस चैप्टर को दोबारा। और एक बात और, उस चैप्टर को थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिस जरूर करते रहो, लेकिन होल्ड पे रखो उसके डाउट। ये मेजर चैप्टर है, इसको फिलहाल फोकस करो, इसके साथ रेशो प्रपोर्शन को मिक्स मत करो। टर्म के बाद हमें क्या चाहिए होता है, सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन इस साइड में आर माइनस वन। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर। देखा जाए तो दोनों फॉर्मूलों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर वाले फॉर्मूले में से अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दूं तो मेरा ये बन जाएगा। लेकिन जनरली हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ बुरा ना लगे, और हमें लॉजिक होना चाहिए, सेंस होनी चाहिए कि आर ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, और आर लेस देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला लगा। पहले इतना नोट करो, फिर आगे चलेंगे। यस मानवी, आंसर हमारा 1600 ही आएगा, चाहे हम शॉर्टकट पे जाएं लॉन्ग कट पे जाएं। हमें क्या करना है, डिविजिबल बाय 4 प्लस डिविजिबल बाय 5 माइनस डिविजिबल बाय 20। फाइनल आंसर वही काउंट होगा, लास्ट वाला। कॉपी को इतना दुखी मत करो कि क्वेश्चन देख के कॉपी बंद करो भाई, ऐसे ही हो गया, दरवाजा बंद कर। क्या ये किया हमने टर्म का फॉर्मूला, ये किया हमने सम का फॉर्मूला। अब हम आ जाते हैं अपने ज्योमेट्रिक मीन पर। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन किया था वैसे ही आ जाता है हमारा ज्योमेट्रिक। ठीक है,
दो नंबर्स गिवन है, नंबर्स आर ए एंड बी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। अब ये चीज मैंने बता दिया, ये हमारा होता था। लेकिन अब सीए में क्या आता है, इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से लिंक कर देते हैं, जो हमने वहां पे मैंने आपको बोला भी था, ये क्वेश्चन आता है। हमें क्या देते हैं, ये नंबर्स आर बी एंड एन सी है, वो ए बी सी वैल्यू है और वो सी में है, ठीक है। तो बी क्या होगा, बी की वैल्यू क्या होगी। अब एक तरीका क्या है, मैं आर का फॉर्म डाल, आर इज इक्वल टू बी बाई ए इज इक्वल टू बाई बी, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट करते थे। जब इक्वल का साइन हो जाता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू ए सी, बी की वैल्यू क्या आ गई, और इसको हम क्या बोलते थे, मैट्रिक मीन, और ए बी को हमें टर्म्स दिए होते तो हम क्या बोलते थे, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। आ गया माइंड में। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर दो नंबर्स दिए हैं और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो प्रोडक्ट करो और उसका रूट कर दो। जैसे चलो पहले इतना नोट करो, करना पड़ेगा फिर कर। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, के बीच में निकालोगे 8 और 2, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन एंड 8। निकालो भाई ज्योमेट्रिक मीन, 2 और 8 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होने वाला है, m 2 इंटू 8 करो और रूट कर दो। के रूट के लिए कैलकुलेटर उठाना है तो उठा लो, नहीं भाई उठाना मैं क्यों, ठीक है। आ गया। अब एक तो मेथड मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन अगर मुझे 2 8 5 कुछ नहीं दिया हुआ है कि ए बी सी नंबर्स हैं, जीपी, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन देम बाय रिलेशन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इन तीन टर्म्स में, अगर मैं रिलेशन के कंसेप्ट को फॉलो करती हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा इस वाले कंसेप्ट पर। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो मल्टीप्लाई करो, रूट कर दो, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। लेकिन वो नंबर नहीं दे रहे, हमें अल्फाबेटिक टर्म्स दे रहे हैं या कुछ भी कंफ्यूज कर रहे हैं, तो हमें कंटिन्यूड प्रपोर्शन वाले लॉजिक को यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब अर्थमेटिक मीन में तो मैंने दो तरह के ज्योमेट्रिक मीन किए थे, यहाँ एक तरीके का, तो ऐसी नाइंसाफी नहीं हो, यहाँ भी दो तरीके का आ गया, क्योंकि ये वाला पार्ट तो जब कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नंबर दे ही रहे हैं ना हमें, तो यहाँ पे नंबर देने के लिए हमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। आप दो अर्थमेटिक मीन नहीं, ज्योमेट्रिक मीन नहीं मांगेंगे, कितने मांगेंगे हमसे, n। अब कितने ज्योमेट्रिक मीन मांग रहे हैं हमसे, n। देयर इज n मेट्रिक a एंड b, और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन है, तो मैं पूरे प्रोसेस पे तो जाना ही नहीं वाली, अब तो आदत पड़ चुकी है शॉर्टकट की। तो अब उसमें हमने d निकाला था, तो यहाँ क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन में मुझे d चाहिए होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या चाहिए होता है, ज्योमेट्रिक मीन को कौन सा अल्फाबेट पसंद है, अर्थमेटिक मीन को तो हमेशा d चाहिए होता है, कोई भी क्वेश्चन करोगे d चाहिए, d चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन में क्या चाहिए, r। ज्योमेट्रिक मीन में क्या चाहिए हमें, r। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b बाय ए पावर 1 बाय
n plus 1 by a raised to power 1 by n plus 1. नोट करो, इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं फिर। एक और पार्ट पहले नोट कर लो। उसमें हमसे क्या मांगा था? सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स क्या था? जल्दी से रिकॉल करो माइंड में। n/2 ब्रैकेट में a प्लस बी। अब ज्योमेट्रिक मीन में क्या मांगेंगे? प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स तो हम कैसे निकालेंगे? ज्योमेट्रिक मीन है हमारा रेज टू पावर n, या मैं इसको लिख सकती हूँ ए बी रेज टू पावर n/2। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। या मैं इसको लिख सकती हूँ ज्योमेट्रिक मीन रेज टू पावर n। बात एक ही है तीनों की, चीजें एक ही तरीके से, मैंने एक ही बात है अलग अलग तरीके से लिख दिया, मतलब तो सबका एक ही निकल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर बेस, जिससे आप लोगों को बेटर क्लियर हो जाए। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कोई। फॉर एग्जाम्पल, here is three geometric mean between 1/9 and 9। तीन ज्योमेट्रिक मीन है 1/9 और 9 के बीच में, मतलब 1/9 मेरा a बन गया और 9 मेरा b बन गया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी? r निकालो। 9 डिवाइड में 1/9 पार 1/+1 बनाना, b बाय a रेस टू पावर 1/n+1। ये 9 बेचारा घूम फिर ऊपर आ गया। अब ये पावर तंग कर रही है, पावर हटाओ तो 81 कितनी, किसकी 2 की टेबल में तो नहीं आता। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, मतलब मैं लिख सकती हूँ 3⁴। अब मैंने r की वैल्यू निकाल ली। मैम r की वैल्यू निकाल ली तो ज्योमेट्रिक सीरीज रहा। तो इसको यहाँ पर एक स्टेप और ऐड कर लो, जिससे अगर कुछ कंफ्यूजन है तो खत्म हो जाए। फर्स्ट पेज पे आ जाओ जहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी थी। ज्योमेट्रिक सीरीज होती क्या है? AR AR², ये हमारी चलती है ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, जैसे AP क्या चलती है? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे ज्योमेट्रिक सीरीज चलती है। AR AR², नोट कर लो आप सब भी गए। दो पार्ट जहाँ पे ऐड करेंगे ना, वहाँ से वहीं पे नोट करना चाहिए, तो हमें वो क्लियर रहता है। आगे पीछे करूँगी तो फिर बाद में आएगा जब मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया ना? नोट कर ली ये चीज़। अब R निकाल लिया मैंने और 3 ज्योमेट्रिक मीन मुझे डालने हैं, मतलब 1 और यहाँ पे मेरा 9 है। अब 1 की वैल्यू क्या होने वाली है? ये मेरा A होगा, ये क्या होगा? AR। ये तो पता है। अब इसको R से मल्टीप्लाई कर दो 3। 1/9 को 3 से मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आएगा? 1/3। फिर 3 से कर दो 1, फिर 3 से कर दो 3, 3 से कर दो 9, मेरे आ गए ज्योमेट्रिक मीन। अब मुझसे इनका प्रोडक्ट भी मांगा गया है। प्रोडक्ट कैसे निकालूंगी? दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। ज्योमेट्रिक मीन्स तो बहुत सारे हैं, अब एक तो नहीं है, तो इस वाले कंसेप्ट में हम ज्योमेट्रिक मीन्स का कैसे निकालेंगे? मैम इनका प्रोडक्ट करो, आप खुद देखो प्रोडक्ट करके। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट करती, क्या आंसर आ रहा है? और सिर्फ मैं ए बी का, एक बार मैं क्या करती हूँ, ए बी का मल्टीप्लाई करूँगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, फिर मैं ज्योमेट्रिक मीन्स का मल्टीप्लाई करती हूँ। वन ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। 1⁴ n/2, 1 की पावर तो कुछ भी डाल लो भाई, वन ही आने। ठीक है, क्लियर? नोट कर लो इसको। कहाँ तक किया था? तो मैं स्टार्टिंग से दिखा दी, मेरे ख्याल से ये तो हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन वाला। सेकंड पार्ट से कर लो, एन ज्योमेट्रिक।
क्या किया है, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। कंसेप्ट तो यहाँ पे ए बी लिखा था ना, अब ए बी से करके बताया, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन्स का लिख दिया, तो मैंने प्रोडक्ट से भी बता दिया कि आंसर आपका सेम ही आएगा। बी का करो या ज्योमेट्रिक मीन का करो, बात वही आने वाली। ठीक है, नोट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, देखिए अब आता है, अगर मुझे 3 टर्म सेलेक्ट करनी हो, टर्म सेलेक्ट 5 टर्म सेलेक्ट करनी, क्या लेट करनी, 3 टर्म सेलेक्ट करनी हो तो आप लेट करोगे ए बाय आर और ए। अगर हमें 4 टर्म सेलेक्ट करनी हो, ए बाय आर क्यूब, अगर 5 टर्म सेलेक्ट करनी हो, आर स्क्वायर। हमारी कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है, जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा इससे कितना फ़ायदा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं था, सिंपली नोट करना है, नोट करो। All the terms multiply divide by यहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया तो रेशो चेंज हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं तो हमारी सीरीज पे कोई फर्क नहीं। एग्जाम्पल ले लो, अगर हमें फर्स्ट था और ये हम कहेंगे है, तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को जीपी में बताना है तो मैं क्या करूँगी, ऊपर का सारा 1 हटा दूंगी, इसको ऐसे पढ़ूंगी और फटाफट से चेक कर लूँगी या नहीं बन रहा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो कॉमन होना चाहिए। रेसिप्रोकल किया है हमने सिर्फ, और नया नहीं करा है। ठीक है, अगर 1 की जगह 4 भी दिया होगा तो 4 में बाहर लिख लूँगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेसिप्रोकल की बात कर रही हूँ, इसमें मैं आर निकालने लग जाऊंगी तो कई बार गलती कर सकती हूँ, टाइम लग सकता है, या नंबर बड़े बेकार हो सकते हैं, तो मैंने न्यूमरेटर मारा, सिर्फ डिनोमिनेटर के बेस पे आर निकाला और आंसर बता दिया यस और नो। ठीक है, अब लिखो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब ये बिल्कुल ही नई टर्म आ गई, नई सीरीज आ गई, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे ईजी है, सबसे छोटी है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें क्या फ़र्क हुआ, हमें सीरीज जो दी हुई है का कोई एंड ही नहीं है। अभी तक मैं क्या एन टर्म्स लिखती जा रही हूँ, इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, फाइनाइट सीरीज का कंसेप्ट सिर्फ जीपी में होता है, एपी में नहीं होता, सिर्फ जीपी में होता है। और इसमें सिर्फ सम निकालते हैं, टर्म नहीं निकालते। टर्म निकालने के लिए देखा जाए तो आप जीपी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन टर्म इसमें हमसे मांगी नहीं जाती। टर्म निकालने का तो वही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि ये जीपी सीरीज पर ही बेस्ड होता है। टर्म निकालना है, सम ऑफ इन्फिनिटी
ये जो मैंने 8 बनाया है उसको लिटा दिया है अच्छे से, एस इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी। इसमें फॉर्मूला होता है a बाय 1 माइनस आर। इसको मैं लगाती हूँ तो क्या आएगा, 2 बाय 1 माइनस 2, सम क्या आने वाला है, -2। तो वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अभी ये एग्जांपल इसमें फिट नहीं हो रहा है, कोई और एग्जांपल अभी बताती हूँ मैं आपको। फॉर्मूला इसका यही होता है, a बाय 1 माइनस आर। कि क्या होता है, जब नंबर बढ़ते जाते हैं तो उसको एंड पॉइंट होता है वो नेगेटिव में भी कन्वर्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो इसका क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ। इसके साथ हम नई सीरीज करेंगे, एचपी सीरीज और अपनी पर्सनल प्रोग्रेशन की सीरीज। नेक्स्ट क्लास भी आज की क्लास की तरह इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें हमारे सीक्वेंस सीरीज सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे और हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। और आप अब क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, अराउंड स्टार्टिंग के आप 60-70 क्वेश्चंस आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप ट्राई कर सकते हो। फिर भी मैंने थोड़े से क्वेश्चन स्टडी किए थे तो मुझे 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम नोटिस की है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हम उस पर आ जाएंगे, अपने डाउट क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के पे आ जाएंगे। पहले आप जो मैंने जो क्वेश्चंस पे डाउट्स नोट किए हैं। थर्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अभी मैंने इसको चेक बनाया नहीं है लेकिन मैं डाउट ढूंढ के फिर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। बाद मैंने जो प्रॉब्लम देखी है, 15th क्वेश्चन का आंसर हमें गलत दिया हुआ है। 15 क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। 17 क्वेश्चन का आंसर भी गलत दिया हुआ है। अभी मैंने इतने ही देखे थे 24-25 तक, बाकी तो अभी कोई एरर नहीं दिखा। ये 4 एरर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ जाओ जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था वर्क में। वन बाय 1.2 1 to 2 प्लस ये ऑप्शन दी साइड में। थैंक यू। ठीक है, और टाइम भी मैंने आपको 5 मिनट दे, मतलब दिखने में जितना बेकार है ना, छोटे क्वेश्चन से भी कम टाइम लगने वाला है। करना कैसे है हमें, रेडी स्टेडी गो के मेथड से, 1 2 3 के मेथड से। तो क्या मेथड होता है, हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स या 3 टर्म्स का सम कर देना है। मैं क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा दिख रही है कैलकुलेशन, तो मैं सिर्फ 2 टर्म्स का सम निकाल दी हूँ, S2 में निकालती हूँ। सम निकाला तो कितना आ गया, 2 + 6 24, और ये 120। एलसीएम लिया, आंसर आ गया 120। मतलब 2 टर्म्स का सम 120 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, n = 2 जो मैंने लिया है, 3 भी ले सकती हूँ, 1 पे तो नहीं करना चाहिए। 1 पे कई बार हम प्रॉपर गारंटीड आंसर नहीं बोल पाते, हमें कुछ ट्राई करना पड़ जाता है, तो 2 या 3 लेना चाहिए, ये बेटर रहता है। 1 से भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर को पर्सनल लेवल पे नहीं करती हूँ कि 1 लो, प्रेफर नहीं करती हूँ मैं। 2 लो या 3 लो, 4 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी बड़ी मल्टीप्लीकेशन की तो मैंने 2 ले ली, फिर और टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है और मेरे पास टाइम नहीं है। तो n को 2 में क्या करूंगी, सारी ऑप्शंस में 1 by 1 पुट करूंगी, इसमें पुट करो। तो क्या आंसर आया, 8 5।
ठीक है, 4 2 ज़ा 8, रफली सॉल्व करो 2/45, नहीं ऑप्शन पे कट मार दो। सेकंड पे चले जाओ, क्यूब 8 द 4 24 प्लस 2 4 5 2, अब 24 और ये 2 बचा 20, 5 इंटू, सॉल्व करो इसको, आ जाता है 13, और तो कुछ कट ही नहीं रहा, 13 बाय समथिंग आ जाएगा, और ऊपर तो मुझे 1 चाहिए, तो इस ऑप्शन को भी मैंने कट मार दिया। इतना ज़्यादा भी हमें ट्राई नहीं करना होता कि कट करके चेक करो, आपको दिखा है 26, तो यहाँ से कट ही नहीं होने वाला, और प्राइम नंबर वो आ रहा है ये 13 के अलावा और कुछ जाएगा ही नहीं। अब इसको सॉल्व करो, फर्स्ट स्क्वायर 4 7 2 ज़ा 14 4 2 ज़ा 8 2 + 1 3 5 7, ठीक है, प्लस 14 74 24 इंटू 7, अब ये तो कट किसी से कट ही नहीं रहा, 2 से कट करने के बाद क्वेश्चन क्या रुक जाएगा, तो भी कट मारो, तो ऑप्शन पे आ जाओ, क्यूब 8 4 6 ज़ा 20 18 2 + 1 3 5, यहाँ प्लस करते हैं तो 32 और 22 54, 54 3 से कट हो गया, 1/20 आंसर हो गया, मैच कर गया जो मुझे चाहिए था, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ऑप्शंस पे जाके, यही हमारे पर्सनल प्रोग्रेशन का एक टाइप है, तो हमें कल की नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। तो आप एपी जीपी के कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करके आना, आप कुछ क्वेश्चन आप ट्राई भी कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ज़्यादा, तो आपके इनफाइनाइट सीरीज के होंगे वो भी रह गए हैं, या तो मैं एक क्वेश्चन आपको, या मैं नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ, हम करेंगे उसमें हम इनफाइनाइट सीरीज का सम करेंगे, एचपी करेंगे, और अपना पर्सनल प्रोग्रेशन पीपी करेंगे, और अपना चैप्टर को खत्म करेंगे विद कॉन्फिडेंस। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप सारे कंसेप्ट, सारे ट्रिक्स, सारे पॉइंट्स चार अच्छे से पढ़ो, उनके अपने माइंड में, मेनली अपने माइंड में स्टोर भी करते जाओ, और जो आपने रजिस्टर सेपरेट बनाया है उसमें भी एपी जीपी के सारे पॉइंट्स नोट कर लो एक जगह। अब एपी जीपी के पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, फिर भी हमने कोई बीच में क्वेश्चन करते करते कोई शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर ली, तो हम उस चीज़, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ गुड डे।